नमस्ते बच्चों, मैं सतीश अवस्थी अतुल राजस्थान के डिजिटल ऐप में आपका स्वागत करता हूं। मेरे बच्चे लोगों, कल अपन पिछली कक्षा में अपन ने समास के बारे में पढ़ा था और समास का टॉपिक अपना पूरा हो गया है। 6 समास जो अपन ने कर लिए थे। आज अपन संधि के बारे में बात करेंगे, संधि के बारे में चर्चा करेंगे और यह है आपकी संधि। ठीक है मेरे बच्चे लोग, संधि। मैंने जब समास पढ़ाए थे आपको, उस समय मैंने संधि के बारे में भी बताया था कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। मैंने बताया था कि संधि का मतलब होता है सम प्लस धी। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह, अच्छी तरह, और धी का मतलब होता है रखना। जब दो वर्णों को पास पास रखा जाता है तो इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को हम संधि कहते हैं। संधि और समास में यह अंतर होता है कि संधि में वर्णों का लोप होता है, समास में पदों का लोप होता है। और दूसरा अंतर यह होता है कि संधि जो होती है वो केवल तत्सम शब्दों में ही होती है, जबकि समास जो होते हैं वो तत्सम शब्दों में भी हो सकते हैं और तद्भव शब्दों में भी हो सकते हैं। ये बात बताई। यहां मैंने लिखा है समास, और ये समास का भी शाब्दिक अर्थ होता है मेरे बच्चे लोगों सम धन आस। यहां सम का अर्थ होता है अच्छी तरह, ठीक है, और यहां आस का अर्थ होता है बैठाना। दो पदों को पास पास बैठाने की क्रिया को हम समास कहते हैं और दो वर्णों को पास पास लाने की क्रिया को हम संधि कहते हैं। ये संधि और समास का अंतर हो गया। अब संधि की परिभाषा कहें, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ये बात आप लोग जानते हो। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अगर विकार उत्पन्न हो रहा है, कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम संधि कहेंगे। अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यूं की यूं ही कोई विकार नहीं हो रहा है उत्पन्न, तो उसे हम संयोग कहेंगे। संधि और संयोग में यह अंतर होता है कि संधि में विकार उत्पन्न होता है परंतु संयोग में विकार उत्पन्न नहीं होता है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि संधि कितने प्रकार की होती है तो हम कह सकते हैं मेरे बच्चे लोगों कि संधि 3 प्रकार की होती है। एक संधि होती है आपकी स्वर संधि, और एक संधि होती है आपकी व्यंजन संधि, और एक संधि होती है आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, संधि कितनी हो गई भैया? संधि हो गई आपकी 3। स्वर संधि में क्या होता है ये देख लेते हैं। स्वर संधि में मेरे भाइयों स्वर प्लस स्वर का मेल होता है। स्वर और स्वर का मेल स्वर संधि में होता है। मैं व्यंजन संधि की बात करूं तो भाइयों व्यंजन संधि में स्वर प्लस व्यंजन का मेल होता है, या मेरे भाइयों व्यंजन प्लस स्वर का मेल होता है, या मेरे भाइयों व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है। ये होगी आपकी व्यंजन संधि। मैं विसर्ग संधि की बात करता हूं तो विसर्ग संधि में होगा आपका विसर्ग, और विसर्ग के बाद होगा स्वर, या होगा आपका विसर्ग और विसर्ग के बाद होगा आपका व्यंजन। ठीक है, स्वर और स्वर के मेल से स्वर संधि बनती है।
स्वर और व्यंजन, व्यंजन या स्वर या व्यंजन के मेल से व्यंजन संधि बनती है। विसर्ग और स्वर के मेल से या विसर्ग और व्यंजन के मेल से विसर्ग या स्वर और विसर्ग या व्यंजन के मेल से विसर्ग संधि बनती है। अब ये तीनों संधियों के बारे में मैंने बता दिया। यहां पर आ रहे हैं आपके स्वर, यहां पर आ रहे हैं आपके व्यंजन और यहां पर आ रहे हैं आपके दोनों। तो ध्यान रखना, अगर आपको स्वर संधि करनी है तो स्वरों का ज्ञान होना जरूरी है। अगर व्यंजन संधि करनी है तो व्यंजनों का ज्ञान होना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन ये करते हैं कि स्वर क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद अपन स्वर संधि करेंगे। व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद व्यंजन संधि के बारे में जानकारी करेंगे। तो अगर पहले चाहे तो अपन वर्ण विचार थोड़े से कर लेते हैं जो संधि के संदर्भ में अपने काम आएंगे। तो भाषा है, ये भाषा, भाषा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है, एक साधन है, एक तरीका है। भाषा हिंदी होती है, भाषा संस्कृत होती है, भाषा अंग्रेजी होती है। भाषा के अंग, आपसे कोई पूछे कि भाषा के अंग कितने होते हैं, तो भाषा के 3 अंग होते हैं। भाषा के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। भाषा का एक अंग होता है वर्ण, भाषा का एक अंग होता है शब्द और भाषा का एक अंग होता है आपका वाक्य। ठीक है भैया, भाषा के 3 अंग होते हैं, एक वर्ण होता है, एक शब्द होता है, एक वाक्य होता है। पहला पॉइंट अगर कोई बात करे कि भाषा का सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो वो आप बताएंगे वर्ण, या मैं इसे ऐसे कह दूं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है आपका वर्ण। एक क्लियर हो गया। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे बड़ी इकाई या सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बड़ा अंग। सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वाक्य है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई, ठीक है, क्या है आपका? वाक्य। 2 पॉइंट हो गए। भाषा का सबसे छोटा अंग या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है। 2 पॉइंट अपन ने बता दिए। तीसरा पॉइंट है भाषा की महत्वपूर्ण एवं पूर्ण इकाई वाक्य है। ठीक है, महत्वपूर्ण इकाई क्यों है, पूर्ण इकाई क्यों है? क्यों हम पढ़ चुके हैं भाषा की परिभाषा में कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। विचारों के आदान प्रदान के साधन को हम भाषा कहते हैं। तो भाषा में जो विचारों का आदान प्रदान होता है वह आदान प्रदान वर्ण से नहीं होता, वह आदान प्रदान आपका शब्द से नहीं होता, विचारों का आदान प्रदान होता है वाक्य से। इसलिए भाषा की महत्वपूर्ण इकाई वाक्य को माना जाता है या पूर्ण इकाई भी वाक्य को माना जाता है।
अगर हम एक वर्ण कह करके कोई बात समझाना चाहते हैं तो नहीं समझ आ पाएंगे। अगर हम एक शब्द कह करके कोई बात दूसरों को समझाना चाहते हैं या कोई हमको अपनी बात समझाना चाहता है तो हम नहीं समझ पाएंगे। हम पूरा वाक्य बोलकर ही सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हैं या सामने वाले की बात हम समझ सकते हैं। इसलिए पूर्ण इकाई किसे माना गया है? वाक्य को। नंबर 4 बात, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण इकाई, महत्वपूर्ण इकाई, अब आपका उत्तर बदल जाएगा, वो है आपका शब्द। केवल ये पूछे कि महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है, तो महत्वपूर्ण इकाई तो आपका वाक्य होता है, परंतु अर्थ की दृष्टि से पूछे तो महत्वपूर्ण इकाई क्या होती है? आपका शब्द होती है। ये मेरे भाइयों शब्द है और ये मेरे भाइयों पद है। वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। एक वाक्य के अंदर एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, पांच शब्द, कितने ही शब्द हो सकते हैं। जब तक हम उन शब्दों का प्रयोग अर्थ नहीं समझेंगे, वाक्य में जिन शब्दों को प्रयुक्त किया गया है, अगर उन शब्दों का अर्थ हमको नहीं आता है तो हम वाक्य का अर्थ नहीं समझ सकते हैं, नहीं दूसरों को उसका अर्थ समझा सकते हैं। इसलिए विचारों का आदान प्रदान तभी होगा जब वाक्य का अर्थ हमारी समझ में आएगा या सामने वाले की समझ में आएगा, और वाक्य का अर्थ जब भी समझ में आएगा जब शब्दों का अर्थ समझ में आएगा। इसलिए अर्थ की दृष्टि से पूछे तो महत्वपूर्ण अंग होगा आपका शब्द। अब ये 4 बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं। पहली बात बताइए कि भाषा का सबसे छोटा अंग या सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वर्ण होता है। भाषा का सबसे बड़ा अंग और सबसे बड़ी इकाई होती है तो वाक्य होती है। भाषा की महत्वपूर्ण इकाई और पूर्ण इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। और अर्थ की दृष्टि से पूछूं तो भाषा का महत्वपूर्ण अंग शब्द होता है। 4 पॉइंट आपको मैंने बताए। अब आगे बात करते हैं। आपने देखा होगा कि एक शब्द होता है मेरे बच्चे लोगों और एक पद होता है। कहीं पर पद लिखा हुआ है, कहीं पर शब्द लिखा हुआ है। हम इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि भैया ये पद क्यों कहा गया है, या कभी इसको शब्द कह दिया जाता है, कभी इसको पद कह दिया जाता है। शब्द वो होता है जो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगर अकेला आ रहा है तो वो शब्द कहलाएगा। और पद किसे कहते? जब किसी शब्द में, जब किसी वाक्य में शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तब वो स्वतंत्र नहीं रहता है, परतंत्र हो जाता है और वाक्य के अन्य पदों के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाता है, उसको एक व्याकरणिक रूप मिल जाता है, तब उसको हम पद कहते हैं। ध्यान रखना, शब्द स्वतंत्र होता है, पद परतंत्र होता है। मैंने एक शब्द लिखा था उपन्यास। उपन्यास के अलावा मैंने कुछ नहीं लिखा। ये शब्द है और ये स्वतंत्र है, इसका संबंध ये किसी भी पद से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये स्वतंत्र है और स्वतंत्र है और अकेले में प्रयुक्त हुआ है। परंतु जब इसे मैं वाक्य में प्रयुक्त कर दूंगा, क्या लिखा? मैं उपन्यास पढ़ता हूं। अब मैंने ये लिख दिया। अब ये जो उपन्यास शब्द है इसका संबंध क्रिया से हो गया, कर्ता से हो गया। क्या पढ़ता है? उपन्यास पढ़ता है। वाक्य में ये प्रयुक्त हो गया, वाक्य के अन्य पदों के साथ इसका संबंध स्थापित हो गया। अब ये स्वतंत्र नहीं रहा, अब ये परतंत्र हो गया है, व्याकरण के नियमों में बंध चुका है।
व्याकरण का नियम यह है कि इसको कर्म की उपाधि मिल चुकी है, अब ये क्या कहलाएगा, अब कहलाएगा पद। और यहां क्या कहलाएगा, यहां कहलाएगा ये शब्द। ठीक है भैया, शब्द और पद का अर्थ समझ में आ गया। अब दूसरी बात, अब आगे चलते हैं, शब्द और पद का प्रयुक्त हो गया। अब आते हैं कि एक होता है आपका शब्द और एक होता है आपका शब्दांश, शब्द का भी अंश। इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में समानता तो यह है कि वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं और वर्णों के मेल को ही शब्दांश कहते हैं। शब्दांश में भी वर्णों का मेल होता है, शब्द में भी वर्णों का मेल होता है, परंतु अंतर इतना है, शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और शब्द का स्वतंत्र अर्थ भी निकलता है, परंतु शब्दांश स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते और न ही उनका स्वतंत्र अर्थ निकलता है। ये दो बात हो गई। अब बात करते हैं अगली, कि हमने कहा भाषा, भाषा का पहला पॉइंट लेते हैं वर्ण। ऐसी छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे हम कहते हैं वर्ण। ध्यान रहे मेरे बच्चे लोगों, वर्ण होता है, कहीं पर आपने देखा होगा अक्षर लिखा मिलेगा, कहीं पर आपने देखा होगा ध्वनि लिखी मिलेगी। ये तीन चीजें हैं जो आपको कंफ्यूजन करती हैं कि भैया अक्षर क्या है, वर्ण क्या है और ध्वनि क्या है। ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसी भाषा, ऐसी ध्वनि जो केवल जिसका मौखिक उच्चारण होता है उसे हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि केवल सुनी जा सकती है, बोली जा सकती है, पर लिखी नहीं जा सकती, उसे कहते हैं ध्वनि। और अगर वर्ण आ जाए तो वर्ण एक ऐसी ध्वनि है जिसको लिखा भी जा सकता है, बोला भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। और अक्षर वो होते हैं ए धन क्षर। ए का मतलब होता है नहीं और क्षर का मतलब होता है क्षरण, और क्षरण का मतलब होते हैं टुकड़े। जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते हो उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अक्षर वह ध्वनि समूह है जिसका उच्चारण श्वास के एक झोंके में किया जाता है। अब ज्यादा विस्तार से मैं इनके बारे में इसलिए नहीं बताऊंगा आपको कि जो वर्ण विचार का टॉपिक है वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अब नहीं आता है। पहले वर्ण विचार का टॉपिक अधिकांशतः प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता था और इस पर 2-3 सवाल आते थे, तब हम इसको विस्तार से करते थे। अब इस पर ये सिलेबस में किसी में भी नहीं है, तो अब तो हम इतने ही वर्ण विचार पढ़ेंगे जितने हमारी संधि में काम आएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अपन वर्ण की। वर्ण दो प्रकार के होते हैं मेरे भाइयों, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं आपके व्यंजन। ठीक है, एक तो होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। आप जानते हो छठी क्लास से आप लोग पढ़ते आए हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं, और जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उनको हम व्यंजन कहते हैं। स्वरों का उच्चारण जल्दी हो जाता है, व्यंजनों का उच्चारण रुक रुक के होता है। स्वर होते हैं आपके 11 और व्यंजन होते हैं आपके 33, और कुल वर्णों की बात करें तो कुल वर्ण होते हैं आपके 52। तो सबसे पहले हमें स्वर के बारे में जानकारी करनी है कि स्वर कौन कौन से होते हैं जो स्वर संधि में हमारे काम आएंगे। तो स्वर के बारे में जानकारी लेते हैं भैया। यह है आपका स्वर, जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता हो, बिना किसी की सहायता से होता हो, उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वर हमारे 11 होते हैं। एक होता है आपका ए,
एक होता है आपका आ, और एक होता है आपकी छोटी ई, एक होती है आपकी बड़ी ई, एक होता है छोटा ऊ, एक होती है बड़ा ऊ, एक होती है री, एक होता है ए, एक होता है आई, एक होता है ओ, और एक होता है आपका औ। स्वर कितने हुए? 11। स्वर कितने हुए? 11। अब आता है स्वर कितने, हम कह देंगे गुरुजी 11 होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि मात्राएं कितनी होती है, ठीक है, स्वर की स्वर व्यंजन, जिन वर्णों को उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उनको व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखिए, व्यंजन जितने भी होते हैं वो हलंत लगे हुए, हलंत लिए हुए होते हैं। हलंत का मतलब ये होता है कि व्यंजन सारे आधे होते हैं और उनके साथ स्वरों को जोड़ा जाता है, और स्वर अपने बदले हुए रूप में आता है, उसे हम मात्रा कहते हैं। अगर दूसरी भाषा में कहूं कि व्यंजनों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती, ए की केवल होती है ध्वनि। ए की मात्रा नहीं होती, ए की क्या होती है? ध्वनि। आ की मात्रा होती है बगल वाले वर्ण के साथ डंडा लगा होता है। छोटी ई की मात्रा होती है पहली वाली मात्रा। बड़ी ई की मात्रा होती है पिछली वाली मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा होती है ऐसी गांठ। बड़े ऊ की मात्रा होती है ऐसी गांठ। री की मात्रा होती है ऐसे। ए की मात्रा होती है एक, और आई की मात्रा होती है दो। ओ की एक मात्रा एक डंडा, औ की दो मात्रा एक डंडा, मात्रा बराबर 10। ध्यान रहे, स्वर बराबर 11, मात्रा बराबर 10। किसकी मात्रा नहीं होती मेरे बच्चे लोगों? ए की मात्रा नहीं होती। ए की मात्रा नहीं होती तो क्या होती है? ए की ध्वनि होती है। अब बात करते हैं ए की ध्वनि होती है केवल। मैंने शब्द लिखा था, अभी आगे बात करेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि मूल मात्राएं कितनी होती हैं, मूल मात्राएं कितनी होती हैं, तो मैंने आपके सामने लिख दी मूल मात्राएं 10 होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मात्राएं होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि कुल मात्राएं कितनी होती हैं, कुल मात्राएं, तो कुल मात्राएं होती हैं मेरे बच्चे लोगों 10 धन 3 बराबर 13। कुल मात्राएं कितनी होती हैं? 13 होती हैं। अगर मूल मात्रा पूछे तो 10 बतानी है, स्वरों की संख्या पूछे तो 11 बतानी है, और कुल मात्राएं पूछे तो 13 बतानी है। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि गुरुजी 10 मात्रा तो आपने हमको बता दी, वो 3 मात्राएं कौन सी हैं? तो 3 मात्राएं सुन लीजिए मेरे बच्चे लोगों। ये एक मात्रा होती है, तुमने देखा होगा किसी वर्ण के ऊपर बिंदी लगी हुई होती है, उसे हम कहते हैं अनुस्वार। अरे बोलो, अनुस्वार कहते हैं। एक मात्रा ये हो गई। दूसरी मात्रा आप देखोगे किसी वर्ण के ऊपर ऐसे लगा होता है, उसे कहते हैं चंद्र बिंदु। उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे लोगों? चंद्र बिंदु कहते हैं। और किसी शब्द की बगल में, वर्ण की बगल में आपको 2 बिंदियां लगी हुई होती हैं, इसे कहते हैं मेरे बच्चे लोगों विसर्ग। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं विसर्ग। 3 मात्राएं ये हो गई, 10 मात्राएं ये हो गई। कुल मात्रा पूछे तो 13 और मूल मात्रा पूछे तो आपकी 10। अब सवाल ये आता है कि गुरुजी जो अनुस्वार, अब अनुस्वार के बारे में बाद में बताऊंगा, तो ये मैंने एक छोटी सी बात बता दी। अब आगे की बात करते हैं। पर व्यंजन सारे कैसे होते हैं? हलंत लिए हुए होते हैं। हलंत का मतलब ये होता है कि सारे व्यंजन आधे होते हैं। अगर आधे व्यंजनों में स्वर जोड़ दिया जाए तो वो पूरे हो जाते हैं, और अगर पूरे व्यंजनों में से स्वर को हटा दिया जाए तो वो आधे रह जाते हैं। ध्यान रखना मेरे बच्चे लोगों, एक मैंने लिखा था ये कै, और एक लिखा था मैंने ये कै। इन दोनों में अंतर क्या है?
एक में हलंत लगा हुआ है, एक में हलंत नहीं लगा हुआ है। जिसमें हलंत नहीं लगा हुआ है उसका मतलब वो पूरा है, पूरा का मतलब उसमें स्वर मिला हुआ है। और जिसमें हलंत लगा हुआ है इसका मतलब ये है वो आधा है, आधा है इसका मतलब उसमें स्वर मिला हुआ नहीं है। अगर इनका नाम देंगे तो अपन अपन अपने हिसाब से कहते हैं कि गुरुजी ये पूरा क है और ये आधा क है। आपकी बात ये भी सही है, परंतु इसका जो व्याकरणिक नाम है वो ये होगा, ये तो है स स्वर व्यंजन। इसका नाम क्या है? स स्वर व्यंजन है और इसका नाम है विशुद्ध व्यंजन। इसका नाम क्या है? विशुद्ध व्यंजन है। विशुद्ध व्यंजन का मतलब समझते हो? विशुद्ध व्यंजन वो व्यंजन होता है जिसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं होता है, और स स्वर व्यंजन वो व्यंजन होता है जिसमें स्वर मिला हुआ होता है। ये हो गई। आगे बात करते हैं मेरे बच्चे लोगों। मैंने लिखा है ये कै, और ये लिखा है मैंने का, और ये लिखा है मैंने की, और ये लिखा है मैंने की, और ये लिखा है मैंने को, और ये लिखा है मैंने को, और ये लिखा है मैंने क्रय, और ये लिखा है मैंने के, और ये लिखा है मैंने कई, और ये लिखा है मैंने को, और ये लिखा है मैंने कौ। ठीक है भैया, ये मैंने लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि ये जो सारे व्यंजन मैंने एक लाइन में आपके सामने लिखे हैं, इन व्यंजनों में स्वर मिला हुआ है, अर्थात ये सस्वर व्यंजन है। अगर मैं इनमें से स्वर को निकालना चाहूं तो ध्यान रहे ये क हो जाएगा आधा, और बाद में से इसमें से निकल गया ए। पक्का? अब जो ये क है इसमें ए की मात्रा, ए का ध्वनि है। ध्यान रखना, मात्रा तो है नहीं, मात्रा कहीं दिखाई दे रही है क्या कि इसमें ए मिला हुआ है, पर मात्रा ए की होती नहीं है, इसलिए ध्वनि होती है। तो इसका जब उच्चारण करेंगे का तो इसमें ए की ध्वनि दिखाई देगी। और मैंने बताया जब किसी व्यंजन में से स्वर को निकाला जाता है तो व्यंजन हलंत में आ जाता है, अर्थात आधा हो जाता है। इसमें आ की मात्रा है, मैं आ को निकालूंगा तो कै हो जाएगा आपका आधा। बोलो क्लियर? इसमें छोटी ई की मात्रा है, मैं निकालूंगा तो हो जाएगा ये कै आधा। इसमें बड़ी ई है, इसको निकालूंगा तो हो जाएगा आधा। और इसमें छोटा कै ऊ है तो निकालूंगा ऊ। इसमें बड़ा ऊ है, निकालूंगा बड़ा ऊ। ये हो गई यहाँ तक। ये री है, इसमें कै को निकालूंगा तो बच जाएगा आपका री। इसमें ए है, कै को निकालूंगा बच जाएगा ए। इसमें आई है, कै को निकालूंगा तो हो जाएगा आई। और को ओ है, इसमें कै को निकालूंगा हो जाएगा ओ। और इसमें औ है, कै को निकालूंगा तो हो जाएगा औ। पक्का? ये है। तो अब एक चीज में से आपको दो तीन चीजें मैं बताना चाहता हूं। एक तो ये बताना चाहता हूं कि जब किसी भी व्यंजन में से स्वर को निकालने की बात करें तो वो व्यंजन आधा हो जाता है। जब किसी भी व्यंजन में स्वर को जोड़ने की बात करें तो वह व्यंजन पूरा हो जाता है। ये क्लियर मेरे बच्चे लोगों? चीज आगे चलते हैं। ये स्वर हो गए, स्वर हो गए आपका 11, मात्राएं हो गई आपकी 10। किसकी मात्रा नहीं होती? ए की मात्रा नहीं होती। ए की मात्रा नहीं होती तो ए की क्या होती है? ए की ध्वनि होती है। मूल मात्राएं आपकी 10 होती हैं, कुल मात्राएं आपकी 13 होती हैं। ठीक है भाइयों? और स्वर व्यंजन सारे आधे होते, हलंत लिए हुए होते। व्यंजनों में से स्वर को निकालें तो व्यंजन आधे हो जाते हैं, और व्यंजनों में स्वर को मिला दिया जाता है तो व्यंजन पूरे हो जाते हैं। ये आपका चलता है आप व्यंजन। ठीक है? व्यंजन मैं व्यंजन भी लिखा दूं आपको, जैसे कोई दिक्कत ना हो। एक बार वर्णमाला थोड़ी सी पढ़ा देता हूँ। विस्तार से नहीं पढ़ा रहा, विस्तार से पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। अगर विस्तार से पढ़ाए तो अपन को ये 5-7 दिन लग सकते हैं, इसमें इतने की जरूरत नहीं है आपको। तो सवाल एक भी नहीं आएगा हमारे विचारों में, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं है। व्यंजन कितने होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उनको व्यंजन कहते हैं। व्यंजन मैंने बताया 33 होते हैं। एक होता है आपका कै वर्ग, ठीक है भाइयों। एक होता है आपका चै वर्ग,
और एक होता है आपका ट वर्ग, एक होता है आपका त वर्ग और एक होता है आपका प वर्ग। वर्ग कितने होते हैं कोई पूछे तो 5 होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो इसमें 5 वर्ण होंगे। ये होगा आपका पहला, ये होगा आपका दूसरा, ये होगा आपका तीसरा और ये होगा आपका चौथा और ये होगा आपका पंचम। क ख ग घ उन्नय। और इसमें ये होगा आपका पहला, ये होगा दूसरा, ये होगा तीसरा, ये होगा चौथा और ये होगा आपका पंचम। ये होगा आपका पहला, ये होगा दूसरा, ये होगा तीसरा, ये होगा चौथा, ये होगा पंचम। ये होगा पहला, ये होगा दूसरा, ये होगा तीसरा, ये होगा चौथा और ये होगा पंचम। ये होगा पहला, ये होगा दूसरा, ये होगा तीसरा और ये होगा चौथा, ये होगा पंचम। ठीक है भैया। प्रत्येक वर्ण में 5-5 होते हैं। इसका नंबर होता है 1, इसका नंबर होता है 2, इसका नंबर होता है 3, इसका नंबर होता है 4, इसका नंबर होता है 5। तो इसमें हुए 5 वर्ण, इसमें हुए 5 वर्ण, इसमें हुए 5 वर्ण, इसमें हुए 5 वर्ण, इसमें हुए 5 वर्ण। ये 25 हो गए आपके लोगों। इन 25 को अपन कहते हैं मेरे बच्चे लोगों स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं इनको? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है। वर्ग कितने होते हैं? 5। प्रत्येक वर्ग में वर्ण कितने होते हैं? 5। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। कहां से शुरुआत होती है, कैसे, कहां खत्म होते हैं? मैं पर। ये, रे, ले और वे। ध्यान रहे, ये, रे, ले, वे, इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ये कितने होते हैं? 4। ये लिख दिया 4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। और एक होता है से, एक होता है से और एक होता है से और एक होता है। इनको कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। कितने हुए? 4। ठीक है। 4, 8, 8 और 25, 33 व्यंजन आपको लिख दिए। ठीक है। इस वाले से को कहते हैं तालव्य से। ठीक है। इस वाले से को कहते हैं आपका मूर्धन्य से। ठीक है। और इस वाले से को कहते हैं आपका दंत्य से। ठीक है भैया। ये हो गए। इन सबका नंबर जो है मेरे बच्चे लोगों वो 1 होता है। ठीक है। इन सबका नंबर 2 होता है। इन सबका नंबर 3 होता है। इन सबका नंबर 4 होता है। इन सबका नंबर 5 होता है। अगर जब मैं संधि पढ़ाऊं आपसे और आपसे ये पूछूं कि कै वर्ग का जो तीसरा वर्ण है वो क्या है, तो कै वर्ग का तीसरा वर्ण आपका ग होगा। ठीक है। जब मैं संधि पढ़ाऊं और आपसे पूछूं कि च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, च वर्ग का तीसरा वर्ण होगा आपका ज। जब मैं संधि पढ़ाऊं तो ट वर्ग का तीसरा वर्ण पूछूं तो ड, और त वर्ग का तीसरा वर्ण पूछूं तो द, और प वर्ग का तीसरा वर्ण पूछूं तो ब। नंबरिंग है ये बताने में। अगर मैं ट वर्ग का पंचम वर्ण पूछूं तो न, अगर मैं त वर्ग का पंचम वर्ण पूछूं तो न, अगर मैं प वर्ग का पंचम वर्ण पूछूं तो मैं। ये इनके क्रम है, नाम है, नंबर है। इन सबके नंबर 1 है। क का नंबर 1, च का नंबर 1, ट का नंबर 1 और त का नंबर 1 और प का नंबर 1 और ख का नंबर 2। इन सबके नंबर 2, इन सबके नंबर 3, इन सबके नंबर 4, इन सबके नंबर 5। तो स्पर्श व्यंजन कितने? 25।
अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। और ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। 33। यहां तक का काम क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। अब मैंने लिखा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब जानते हो? जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है आपका चे, त्र, गे और ये आपका श्रेय। ये 4 होते हैं। इसका निर्माण होता है आधे कै और पूरे सै से। ठीक है भैया। अब इसमें क्या मिला हुआ है? आधा कै मिला हुआ है, सह मिला हुआ है, कै भी व्यंजन है और सह भी व्यंजन है, अर्थात ये दो व्यंजनों से मिलकर बना है, इसलिए इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इसमें आधा तय है, पूरा र है। इसमें आधा जय है और च वर्ग का पंचम वर्ण है। इसमें आधा स है और पूरा र है। ये कंडीशन है। ये हुए आपके संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कितने हुए आपके? ये 4। ठीक है। अब बात करते हैं, ये एक पॉइंट दे दिया। दूसरा पॉइंट देते हैं अपन अयोगवाही व्यंजन। अयोगवाही व्यंजन। अयोगवाही व्यंजन 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। अयोग का मतलब है जिनका किसी के साथ भी योग ना हो। योग ना होना, जो न स्वर से मेल खाते हैं न व्यंजनों से मेल खाते हैं, अर्थात उनका तालमेल न स्वर से होता है न व्यंजनों से होता है, उनको कहते हैं अयोगवाही। और अयोगवाही व्यंजनों को शब्दकोश में सबसे पहला स्थान दिया गया है। तो अयोगवाही होते हैं आपका ए और अयोगवाही होते हैं आपका ये। ठीक है भैया। एक अनुस्वार वाला और एक विसर्ग वाला। इसको तो अलग अलग नाम दूं तो इसको तो कहते हैं अनुस्वार और मेरे बच्चे लोगों इसको कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। ये आपका हो गया। दोनों का सामूहिक नाम अयोगवाही है। अलग अलग नाम पूछूं तो इसका नाम ये अनुस्वार है, अनुस्वार है और ये विसर्ग है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात मैं करूं मेरे बच्चे लोगों। तीसरी बात क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का मतलब है फेंका हुआ। जिनको फेंका हुआ कहा जाता है उनको फेंका हुआ होते हैं उनको क्षिप्त कहते हैं। और एक होते हैं आपका ये और एक होते हैं आपका ये 2 होते हैं। इनका जो निर्माण हुआ है, इनका जो निर्माण हुआ है वो ड और ढ से हुआ है। और ड ढ क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ध्यान रखना इन दोनों में अंतर क्या है। इनके नीचे बिंदी लगी हुई होती है, इनके नीचे बिंदी लगी हुई नहीं होती थी। इनका प्रयोग अधिकांशतः, पूर्ण रूप से नहीं बोल रहा हूं मैं, इनका प्रयोग अधिकांशतः शब्द के मध्य में होता है या शब्द के अंत में होता है। और शब्द के प्रारंभ में इनका प्रयोग, शब्द के मध्य और अंत में इनका प्रयोग। मैंने एक शब्द लिखा था आपका सड़क, बीच में आया ये, मध्य में आया तो यहां बिंदी लगा दी। मैंने कहा है बड़ा, अंत में आया है बिंदी लगा दी। मैंने कहा लड़का, बीच में आया है बिंदी लगा दी। परंतु मैं कहूं ढक्कन, ये शुरू में आया है इसलिए इस पर बिंदी का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर इसका प्रयोग होगा। मैंने कहा मेंढक, ठीक है, बीच में आया है बिंदी का प्रयोग कर दिया। तो ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन हो गए, अयोगवाही हो गए और उत्क्षिप्त हो गए। तो मैंने आपसे कहा था कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है? कुल वर्णों की संख्या मैंने 32 बताई थी। तो स्वर कितने मेरे बच्चे लोगों? स्वर होते हैं आपका 11।
बच्चे लोगों व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन होते हैं आपके 33। बच्चे लोगों संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन मैंने कितने लिखा है, संयुक्त व्यंजन लिखा है 4। बच्चों अयोगवाही की बात करूं तो अयोगवाही लिखा है मैंने 2। बच्चों उत्क्षिप्त की बात करूं तो उत्क्षिप्त लिखाए हैं मैंने 2। तो देखते हैं कितने हो गए, 3 1 3 4 4 8 10 2 12, असल पाई 1 1 और 3 4 1 5, 52 हो गए। बोलो भाइयों, अब एक सवाल और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदी व्याकरण में जो 52 वर्ण मैंने आपसे लिखाए हैं और आपसे ये पूछ ले कि शब्दकोश में सबसे पहले नंबर किसका आएगा, तो ध्यान रखना शब्दकोश में सबसे पहले अनुस्वार का नंबर आता है, नंबर 1 अनुस्वार ये आएगा। जितने भी वर्ण लिखूंगा आप ये मत समझना कि ए का नंबर पहले आएगा, नहीं भैया, जितने भी शब्द 52 वर्णों को लिखना मैं चाहता हूं तो सबसे पहले और सबसे पहले मैं किसका प्रयोग करूंगा, सबसे पहले मैं अनुस्वार वाले का प्रयोग करूंगा। अनुस्वार के बाद आता है आपका चंद्र बिंदु। क्या आता है मेरे बच्चे लोगों, चंद्र बिंदु। और चंद्र बिंदु के बाद आता है आपका विसर्ग, ये क्रम होता है। उसके बाद आएगा आपका ए, उसके बाद आएगा आपका आ, उसके बाद आएगा ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री, फिर ए, फिर आई, फिर ओ और उसके बाद औ। ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछे प्रतियोगिता परीक्षा में, यही ऑप्शन दे दे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, शब्दकोश में सबसे पहले पर कौन आएगा, तो अनुस्वार वाला आएगा, दूसरे पर चंद्र बिंदु वाला आएगा, तीसरे पे विसर्ग वाला आएगा, चौथे पे आपका ये आएगा। क्लियर। अब बात करते हैं अपन लोग अनुस्वार की, कि अनुस्वार है क्या चीज, अनुस्वार का प्रयोग कैसे करते हैं, अनुस्वार ध्वनि किसकी देता है, तो ये बात अपन करते हैं बच्चे लोगों। यह है आपका अनुस्वार। ठीक है भाई, ये अनुस्वार किसकी ध्वनि देता है, तो ध्यान रखना अनुस्वार जिस वर्ण के ऊपर लगा होता है, अनुस्वार के बाद जो भी वर्ण आप दिखाई दे तो उस वर्ण के आधे पंचम वर्ण की ध्वनि देता है। जैसे मैंने लिखा है आपका अंक, ये अंक लिख दिया मैं, अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार के बाद कै वर्ग आ रहा है आपका, अनुस्वार के बाद कै वर्ग आ रहा है, तो ये जो अनुस्वार ध्वनि देगा ये कै वर्ग के आधे पंचम वर्ण की देगा। कै वर्ग का आधा पंचम वर्ण भाइयों ये होता है। तो ध्यान रखना इसको कैसे लिख दूं, ए की जगह ए और ध्वनि किसकी आ गई, आधे पंचम वर्ण की, और बाद में लिख दिया ये। और आपने ऐसे भी लिखा देखा होगा मेरे बच्चे लोगों, इसे ऐसे भी लिख देते हैं। क्लियर। बात करते हैं मेरे बच्चे लोगों, अपन ने देखा है रंग। ठीक है, अनुस्वार के बाद आया है आपका गे। गे किस वर्ग का होता है, कै वर्ग का होता है। कोई सा भी वर्ग आ जाए, कै वर्ग के कोई सा भी वर्ण आ जाए तो हमेशा वो कै वर्ग के आधे पंचम वर्ण में जाएगा। ये कीजिएगा, ये कै वर्ग का आधा पंचम वर्ण ये होता है, ये हो गया आपका गे। और इसको लिखेंगे मेरे बच्चे लोगों ऐसे, पक्का ये हो गया। अगर शब्द आता है आपके पास चंचल, अनुस्वार के बाद, अब तक तो कै वर्ग था, कै वर्ग था, अब आ गया आपका च वर्ग, कोई दिक्कत नहीं, तो अनुसार च वर्ग के आधे पंचम वर्ण में बदल जाएगा। च वर्ग का आधा पंचम वर्ण यही होता है, और इसके बाद लिख दिया ये। बोलो सही है गलत है, ध्यान रहे मैंने लिखा है पंच, कोई दिक्कत नहीं, अनुस्वार के बाद च आया है
तो अनुस्वार च वर्ग के आधे पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो इसको कैसे लिखूंगा, ऐसे। सही है। आपने देखा होगा मेरे बच्चे लोगों, जब हम छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं 12वीं में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी महोदय पढ़ाने आते थे। तो सबसे पहले सामाजिक विज्ञान के गुरुजी आते थे और आते ही बोर्ड पर दिनांक लिखते थे, कालांश लिखते थे, प्रकरण लिखते थे, कौन सा बिंदु उनको पढ़ाना है वो लिखते थे। तो आते ही वो लिखते थे दिनांक, ऐसे लिखते थे वो लोग। ठीक है। फिर हिंदी के गुरुजी आते थे, वो इसको मिटा के ऐसे लिखते थे दिनांक। ठीक है। फिर संस्कृत के गुरुजी आते थे, तो ध्यान रखना संस्कृत के गुरुजी कैसे लिखते थे। कई बार तो हमें कंफ्यूज हो जाता था, गुरुजी क्या लिख रहे हैं, हम पे तो लिखा ही नहीं जाता। तो उस चीज को अब आप समझ लीजिए। संस्कृत के गुरुजी लिखते थे ये दिनांक को, हिंदी का तो ऐसे लिखता था, संस्कृत का कैसे लिखता था, दी की जगह दी लिख दी। अब अनुस्वार के बाद क वर्ग आ गया, तो अनुस्वार क वर्ग के आधे पंचम वर्ण में बदल जाएगा। आधा पंचम वर्ण मेरे बच्चे लोगों ये होता है, उसके बाद लिख दी क। सही है गलत है बोलो, अरे सही है गलत है। अब बात करते हैं अपन कैसे, तो गुरुजी इसको ऐसे भी लिख देते थे, बोलो ऐसे। सही है। तो ये है कि अनुस्वार अगले वर्ण के आधे पंचम वर्ण में बदलेगा, परंतु इसका ध्यान रखना अगर किसी ने लिख दिया है संसार, अरे बोलो संसार लिख दिया, अनुस्वार के बाद स आ गया, परंतु स अगला वर्ण स है और स का कोई पंचम वर्ण नहीं होता। स तो उस व्यंजन होते हैं, इनका कोई पंचम वर्ण नहीं होता। जिनका कोई पंचम वर्ण नहीं होता उनको ऐसे ही लिखा जाता है, इसका कोई दूसरा रूप नहीं है। कोई आपसे कहे कि ऐसे लिख दे संसार को, तो गलत है, ध्यान रखना। इसका एक ही रूप होगा, यही होगा। परंतु इनके दो दो रूप होंगे, एक ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये एक ऐसे भी लिखा जा सकता है, आपने देखा होगा। आगे चलता हूं। ये आपका अलंकार, ठीक है मेरे बच्चे लोग, अरे ठीक है। इसका ए की जगह ए और ले की जगह ले, बाद में क वर्ग है तो आधे पंचम वर्ण में बदल जाएगा अलंकार। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है। हिंदी में इसका प्रयोग ज्यादा होता है, संस्कृत में केवल यही चलता है। एक ऐसा ही भर्ती परीक्षा में से संबंधित एक सवाल आया था, पंचांग, ये आया था पंचांग, और कहा था इसका सही व्याकरणिक रूप क्या होगा, इसका सही व्याकरणिक रूप क्या होगा। इसमें दो अनुस्वार लगे हुए हैं मेरे बच्चे लोगों। पहले अनुस्वार के बाद तो च है, इसका मतलब पहला अनुस्वार तो च वर्ग के आधे पंचम वर्ण में बदलेगा, जो मैंने बदल दिया, चा लिख दिया, पक्का। और दूसरे अनुस्वार के बाद ग है, अर्थात क वर्ग का पंचम वर्ण बदलेगा। क वर्ग का पंचम वर्ण आधा वर्ण ये होता है, ये है इसका सही व्याकरणिक रूप। ठीक है। आज इतने ही, अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।